नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेज पर। प्यारे दोस्तों, हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का रेलवे विज्ञान लाए हैं, जो रेलवे के विद्यार्थियों के लिए जैसे कि एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि सभी रेलवे के पेपर में इस बुक से लगभग 90% क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बैंक है जो 2018 से 2022 तक के प्रश्नों का संकलन है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग लाए इसी का सीरीज नंबर 2। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और कोई भी त्रुटि या कोई भी हमको इसमें सुधार करनी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा प्यारे दोस्तों। और आवाज़ कम हो तो आवाज़ बढ़ा लीजिएगा। चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है? तो AgNO3, NaCl, AgCl प्लस NaNO3 यही नहीं है, क्योंकि सभी रासायनिक क्रियाएं अगर आपस में अभिक्रिया कर रही हैं, जैसे इसका आपस में अभिक्रिया हो जाएगा, इसका आपस में अभिक्रिया हो जाएगा, और जो अपने अगले रासायनिक क्रिया से अभिक्रिया कर रहा है वही रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ये देखो, इसमें से Ag लिया है, इसमें से Cl लिया है, तो AgCl हो गया ये वाला। इसमें से NO3 लिया, इसमें से Na लिया, तो NaNO3 ले लिया, तो यही वाला नहीं है, तो यही वाला गलत है, तो यही वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी में ही 4 वाला दिया है, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में। इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ नहीं हुआ है, इन दोनों में हुआ, इस सब में हुआ है, लेकिन इसमें नहीं हुआ है, चौथे में। तो चौथे में नहीं हुआ है, तो यही सही है। अगला प्रश्न है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 कोष होते हैं, तो 2 है। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 कोष होते हैं, तो 2 है। किसी तत्व में जितनी कक्षा होती है वही कोषों की संख्या होती है। किसी तत्व में जितनी कक्षा होती है वही कोषों की संख्या भी होती है। तो कार्बन में कुल 2 कक्षा हैं, तो कोषों की संख्या 2 होगी। कार्बन आवर्त सारणी के तीसरे एवं वर्ग का 14वां तत्व है। अगला प्रश्न है, साइक्लोहेक्सेन में साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन कार्बन बंध होता है, 6 कार्बन कार्बन बंध होता है, और कार्बन हाइड्रोजन बंध कितने होते हैं? 12 कार्बन हाइड्रोजन बंध 12 होते हैं। इस प्रकार कुल 18 संयोजी बंध होते हैं। कितने? 18। तो 6, 12, 18 किसमें? डी में सही है, 6, 12, 18। साइक्लो एल्केन का समान सूत्र CnH2n है। साइक्लोहेक्सेन का समान सूत्र कितना है? CnH2n। साइक्लोहेक्सेन का सामान्य सूत्र है CnH2n। अगला, एक गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। एक गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी F के पदों में 2F के बराबर होती है, 2F के बराबर होती है।
क्योंकि वक्रता त्रिज्या r बराबर तो 2 गुणे फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, 2 गुणे f फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 गुणे f फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, अवतल का ऋणात्मक, उत्तल का धनात्मक, अवतल का ऋणात्मक फोकस दूरी और उत्तल का धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3, निम्नलिखित चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 का एम्पीयर वोल्टेज ग्राफ दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा R1, R2 और R3 के बीच के सही संबंध को दर्शाता है? तो R1 यहाँ है, R2 यहाँ है, R3 यहाँ है। एम्पीयर है, ये वोल्टेज है। तो इसमें क्या होता है कि जिसका ढाल अधिक उसका प्रतिरोध कम होता है। इसमें जिसका ढाल अधिक होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक ढाल, कोण, ढाल मीन्स कोण, जिसका ढाल या जिसका कोण अधिक, तो R3 का ढाल अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा, ढाल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम, प्रतिरोध कम, कम होगा तो अधिक, इसलिए प्रतिरोध। इसलिए ऑप्शन देखेंगे हम लोग कौन सा, ऑप्शन R3 बड़ा हो जा रहा है, यहाँ R3 छोटा हो जा रहा है, तो मतलब R3 जहाँ छोटा होगा वही तो R3 D में छोटा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही। R3, R1, R2, R2 का प्रतिरोध कम है तो इसका, अगर R2 का ढलाव कम है, ढाल कम है तो प्रतिरोध अधिक होगा। और आप लोग जान जाइए कि प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध होता है, विद्युत को रोकता है प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ में क्या है, दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभवपात ज्ञात कीजिए। तो 4 ओम प्रतिरोध के बीच, प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच का विभवपात ज्ञात करना है। तो कुल प्रतिरोध कितना इसमें, तो कुल प्रतिरोध 4 + 6 बराबर 10, कुल प्रतिरोध 10, कुल प्रतिरोध 10। अब विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 10/2, विद्युत वाहक बल 5। जब विद्युत वाहक बल 5, प्रतिरोध 10 है, तो 4 ओम वाले प्रतिरोध में विभवपात, तो विभवपात दिया गया प्रतिरोध, विभवपात में दिया गया प्रतिरोध गुणे विद्युत वाहक बल अब बटे विद्युत का प्रतिरोध, मतलब कि 4 × 5/10। 5 से कटवा 2 हो जाए भैया, ये 2 से कटवा तो फिर ये भी 2, तो कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। कितना, 2 वोल्ट, मतलब सी सही, 2 वोल्ट सी सही, 2 वोल्ट का प्रतिरोध होगा तो सी सही। अगला प्रश्न है, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है, तो मुख्य उत्पाद में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। CaOCl
CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, अच्छा कथन क्या है? कथन एक क्या है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। अच्छा, ऑप्शन 2 क्या है? कथन 2 क्या है? निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टलन प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। तो क्या किया जाता है? इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे यहाँ से। कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन सही है, कथन सेकेंड सत्य है और कथन एक असत्य है। यही ये वाला एक सत्य है और दूसरा सत्य है और पहला असत्य है। पहला सत्य है और दूसरा सत्य है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। Na2 इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 प्लस 10H2O। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा भी कहते हैं। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट को। अब बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा। बाई लगा दिया तो खाने वाला, बाई नहीं लगाया तो धोने वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? जो रंध्र होता है, रंध्र, ये जो रंध्र होता है ये पौधों के गैसीय विनिमय में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः बल और चुंबकीय क्षेत्र, बल जो अंगूठा है बल और तर्जनी अंगुली क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा बताता है। इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा बताता है। इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा को इस प्रकार फैलाया जाए कि यह एक दूसरे के लंबवत हो तो मध्यमा विद्युत धारा की दिशा और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन विकल्प दिया गया है? तो कौन सा दिया गया है? इसमें से बी नंबर ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल 3 प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम है कि वृक्क के नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की निम्न प्रक्रियाएं हैं: परानिस्यंदन, चयनात्मक पुनरावशोषण और वाहिकी श्रावण। इसलिए निस्यंदन पहले होगा, फिर रचनात्मक पुनः अवशोषण होगा। निस्यंदन पहले होगा, रचनात्मक पुनः अवशोषण होगा, फिर निष्कासन होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है?
तो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? कौन सा जीवाणु है जिसकी उपस्थिति के कारण जल में प्रदूषण होता है? सूचक मतलब सूचना मिलता है। तो वो जीवाणु है ई कोलाई कोलीफार्म, ई कोलाई कोलीफार्म। ई कोलाई कोलीफार्म के कारण जल प्रदूषण का पता चलता है। ई कोलाई कोलीफार्म के कारण ऑप्शन नंबर डी सही। इसमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? इसमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? लोहा, मृदु लोहा, लौह कोर, कुंडली, चुंबक। इसमें से कौन है विद्युत मोटर के आर्मेचर का? तो विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग केवल मृदु लोहा कोर है, केवल मृदु लोहा कोर, केवल वन सही। विद्युत मोटर का आर्मेचर बहुत अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली होती है जिसे तांबे के अचालक तारों की सहायता से कच्चे लोहे के कोर पर लपेटकर बनाया जाता है। यह आर्मेचर चुंबक के ध्रुवों के बीच घूमता रहता है। क्या कहता है? घूमता रहता है चुंबक के ध्रुवों के बीच। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली क्रिया गंदगी के साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है। तो इसमें समान होती है पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में परिवर्तन विघटित किया जाना। पित्त लवणों द्वारा बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से पित्तरस जो है? पित्तरस यकृत से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। पित्तरस बड़े बड़े वसी पदार्थों के अणुओं को विखंडित करता है, छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर देता है, विखंडित करके छोटे छोटे कणों में विखंडित कर देता है। इस प्रक्रिया को वसा का पायसीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को साबुन की समान रूप से ही गंदगी के अणु पर क्रिया कर मिसेल का निर्माण करता है। पित्तरस क्षारीय प्रकृति के होते हैं। पित्तरस क्षारीय प्रकृति के होते हैं। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है तो भी हम लोग देखेंगे कि निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? जो आपतित किरण है और जो निर्गत किरण है इसको किसके द्वारा दर्शाया गया है? आपतित किरण और निर्गत किरण को, आपतित किरण ए बी है और निर्गत किरण सी डी है। बीच में बी सी तो है नहीं। यहाँ से आ रही है आपतित किरण, यहाँ से निर्गत होती है तो निर्गत किरण। तो ए बी और बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये तो सिंपल सा था। जब प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका वर्ण विक्षेपण कम होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है?
तो बी नंबर ऑप्शन। सल्फर। सल्फर एक बहुपरमाणु तत्व है जिसका रंग पीला होता है। सल्फर का रंग पीला होता है। ये बहुपरमाणविक तत्व है। अगला प्रश्न है, किन कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसित किया? किन कारकों ने? पहला है तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के विभिन्न गुण। इसमें तीनों में तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के विभिन्न गुण, सभी में तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसित करता है वैज्ञानिक। सभी कारण है, तो ऑप्शन नंबर ए सही। अगला प्रश्न, एक गोली दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r के पर्दे में r/2 के बराबर होती है। r/2 के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही। क्योंकि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाई 2। और एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। अगला प्रश्न है, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? अच्छा, अभिसारी लेंस 25 सेंटीमीटर दिया है और लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है 30 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोगों को दे दिया है, क्या दिया है? u दिया है 25 सेंटीमीटर और v दिया है 30 सेंटीमीटर। अब इस आभासी प्रतिबिंब है इसलिए इसको माइनस में रखेंगे आभासी के कारण। तो लेंस का आवर्धन सूत्र होता है m बराबर v/u, m बराबर v/u। तो m बराबर v/u रखेंगे तो v25 30 v30 v30/-25 क्योंकि आभासी है। इसको काटेंगे तो 6/5 -6/5 तो -6/5 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये भी तो सरल था, केवल सूत्र आप लोगों को याद करना था। m बराबर v/u। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? कोई भी अभिक्रिया जो अभिलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे कहा जा सकता है, उसे क्या कहा जा सकता है? जब कोई भी अभिक्रिया अभिलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है? उसको आप ऑप्शन में यहाँ दिया है। अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें से क्या कहते हैं? तो इसमें से कोई भी अभिक्रिया जो अभिलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब डी, ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का सामान्य अर्थ है किसी ठोस का बनना। अवक्षेपण अभिक्रिया का सामान्य अर्थ क्या है? किसी ठोस का बनना। जैसे जल ठोस होकर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोगों का 22 नंबर, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना है? जब R में काटा जाता है तो प्रतिरोध
आधा हो जाता है। जब बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, R/2। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण की सही व्याख्या करता है? नीले काले रंग की उपस्थिति का, नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण का सही व्याख्या करता है कौन सा? नीले काले रस में परिवर्तन होता हुआ आलू का रस। आलू के रस में ग्लूकोज होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। आलू के रस में वसा होती है जो आयोडीन मिलाने पर नीला। आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। आलू के रस में प्रोटीन होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। तो कौन सा सही है? जिसमें आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही। खाद्य पदार्थों में स्टार्च के परीक्षण के लिए उपयुक्त विधि अपनाई जाती है। आलू के रस में स्टार्च होता है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का पता ब्यूरेट परीक्षण द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बस 23 प्रश्न थे आज। तो प्यारे दोस्तों, इसको 1-2 बार आप लोगों को रिवीजन करके जाना होगा परीक्षा रिवीजन क्लासेस पर। और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। कोई भी कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आप लोगों के कमेंट को पढ़ेंगे और उस पर कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, तो चलते हैं, नमस्कार। इसी तरह से हम लोगों का सीरीज चलता रहेगा। आप लोग हमारा थोड़ा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। आवाज़ कम हो तो आवाज़ को बढ़ा लीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद, जय हिंद।